हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं गगन कपूर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, सिचुएशन बाहर ऐसी है, कोविड-19 के कारण हम सबको अपने घर पर रहना है, हेल्दी रहना है, सेफ रहना है। तो आप देख सकते हैं, इसलिए कुछ स्टूडेंट हो सकता है पहचान भी ना रहे हो कि सर ये वही हैं या बदल गए। तो सर वही हैं, बस कोविड-19 ने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट थर्ड ईयर को छोड़ करके बाकी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया है। कुछ बच्चे इस बात से खुश हैं, कुछ बच्चे खुश नहीं हैं। और यूनिवर्सिटी ने कहा है कि हमें आपको मार्क्स देने हैं, तो आपको एक असाइनमेंट दिया है जो कि आपको डाउनलोड करके फिल करके यूनिवर्सिटी को भेजना है। तो ये जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, ये असाइनमेंट एसओएल के स्टूडेंट्स जो कि बीकॉम प्रोग्राम के हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, उनको मिला है। तो हमारे स्टूडेंट्स ने भेजा है कि सर एक बार आप चेक कीजिए कि हमने जो आंसर्स बनाए हैं क्या वो प्रॉपर हैं। और आप सभी को जैसे कि मालूम है कि मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता हूं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो एक एक पेपर चेक करना, उनको गाइड करना मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक हो रहा था। तो मैंने सोचा कि चलिए ये पेपर मैं आपके साथ सॉल्व कर देता हूं, जिससे कि आप चेक कर सकें। और जो बच्चे कह रहे थे कि सर एक दो पॉइंट समझा दीजिए, तो उन्हें समझ में भी आ जाएगा। चलिए, कुछ बच्चे तो हालांकि इसको सबमिट भी कर चुके हैं। हाँ, तो जिन्होंने सबमिट कर लिया है वो ये जानना चाहते हैं कि सर इसकी प्रैक्टिस करवा दो, और जिन्होंने सबमिट करना है वो हेल्प मांग रहे हैं। और मैं 1-to-1 हेल्प नहीं दे सकता, इसलिए आपके साथ सॉल्व कर देता हूं। तो हमें असाइनमेंट में कुल मिलाकर के 4 क्वेश्चंस मिले हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चंस हमारे को सॉल्व करके देने हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूं, आइए। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये असाइनमेंट आपको मिला है अगर आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसओएल में हैं और बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, तो ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का असाइनमेंट है। और ये सिर्फ अभी आपके काम का है, बाद में आपके रिवीजन के काम का है। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि आपको कोई 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सभी क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के हैं। तो 100 मार्क्स का पेपर है, यानी कि 25 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन बनता है। और कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दी हुई हैं, ये आपने फॉलो करनी है। हम अपने मुद्दे के ऊपर आते हैं कि सर हमें जो क्वेश्चंस मिले हैं, 4 मिले हैं, 4 में से 2 करने हैं। मैं आपको करवाऊंगा और हो सकता है कि वीडियो 1 घंटे से थोड़ी सी बड़ी हो जाए। ठीक है सर, हम आपकी बात का बुरा नहीं मानेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बच्चे हमें इतना प्यार करते हैं, इसीलिए हम आपके लिए बना रहे हैं। वैसे सभी बच्चों को ये मालूम है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। हमारी वेबसाइट है gagankapoorclasses.com, वहां से हम लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, और हमारी पेड क्लासेस होती हैं। बट यूट्यूब के ऊपर हम कभी कभी कुछ वीडियोस आपके लिए डालते रहते हैं। तो ये वीडियो भी हमने डाला है। अगर आपके फ्रेंड लोग एसओएल में हो, उन्हें ये पेपर करने में, समझने में हेल्प चाहिए हो, तो आप उनको अपडेट कर दीजिएगा या शेयर कर दीजिएगा। ठीक है सर, अब टाइम नहीं लगाइए और आप बताएं कैसे करना है। तो मेरे साथ साथ आइए, सभी बच्चे पढ़ेंगे। तो ये हमारा जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ये हमें जो असाइनमेंट मिला है, ये मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि जो स्टूडेंट्स बीकॉम कर रहे हैं, एसओएल से कर रहे हैं और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें जो जुलाई 2020 में जो असाइनमेंट देना है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो मतलब फ्यूचर में सिर्फ ये आप रिवीजन पर्पस से या लर्निंग पर्पस से यूज करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब आप सभी को मालूम है कि शेयर्स या तो पार पे इश्यू होते हैं या प्रीमियम पर इश्यू होते हैं। तो अगर शेयर्स प्रीमियम पर इश्यू होते हैं, तो उस प्रीमियम का कंपनी क्या यूज कर सकती है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो ये एक तरह का हमारे लिए रिजर्व होता है। तो आपने यहां पर लिखना है एज पर सेक्शन 52 सब सेक्शन 2, ये हमारा सेक्शन है ऑफ कौन सा एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013।
अच्छा, अगर किसी ने जैसे इस क्वेश्चन का आंसर आता हो, आपने फॉरवर्ड करना हो तो वीडियो आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर ये तो हम बनाएंगे, मैंने कहा आप बनाइए, मेरे से आगे बना लीजिए। हाँ, बच्चे कह रहे हैं कि सर आप लिखिए, हम ओके करते जाएंगे, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर फॉलोइंग। तो क्या क्या यूटिलाइजेशन कर सकते हैं? हमारे पास 5 इसके यूटिलाइजेशन होते हैं, बताएं। बच्चे कह रहे हैं सर हम बताएंगे, मैंने कहा अच्छा आप बताते जाओ, मैं लिखता जाता हूं। तो सर लिखो, सबसे पहला होता है इशूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स। इशूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स टू द मेंबर्स। जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उन्हें हम फुली पेड अप बोनस शेयर इशू करने में इस रिजर्व का यूज कर सकते हैं। और बताएं। और सर इसका हम यूज कर सकते हैं इन राइटिंग ऑफ। राइटिंग ऑफ का मतलब होता है खत्म करने में। क्या खत्म करने में? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस समझते हैं? जब कंपनी फॉर्म होती है तो उससे पहले के जो खर्चे होते हैं उसे हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। उसे आप राइट ऑफ करने में आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखना है आपने इन राइटिंग ऑफ डिस्काउंट, या फिर आपने लिखना है कमीशन, डिस्काउंट या कमीशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स ऑब्लिग डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। तो अगर आप कंपनी के शेयर्स इशू करेंगे, डिबेंचर्स इशू करेंगे, तो उसमें कुछ खर्चा होता है, अंडरराइटिंग कमीशन लगती है, ठीक है। अगर आपने डिबेंचर इशू किया है तो डिबेंचर के ऊपर डिस्काउंट दिया हो सकता है। शेयर्स में डिस्काउंट होता नहीं है, डिबेंचर्स में ये होता है, ठीक है। तो आप इसे ऐसा करें, यहां पर एक्सपेंसेस कर दें। तो यहां पे मैंने लिख दिया एक्सपेंसेस। कहीं आप डिस्काउंट से गलत मतलब ना निकाल लें। डिस्काउंट वैसे डिबेंचर्स का हो तो आप इशू कर राइट ऑफ कर सकते हैं। इन राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन, बताइए, प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। तो जब आप शेयर्स या डिबेंचर्स अपने अगर रिडीम करते हैं प्रीमियम पे, तो वो जो प्रीमियम है वो आपका लॉस है, आप उसे सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकते हैं। ओके, नंबर 5 लास्ट है, टू बाय बैक इट्स ओन शेयर्स। कंपनी अपने खुद के शेयर्स बाय बैक कर सकती है, और इसके लिए हमारे पास एक सेक्शन होता है, बताइए कौन सा? एज पर सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट। जो आपका कंपनीज एक्ट 2013 है उसका सेक्शन नंबर 68 है, ठीक है। हाँ जी, तो ये तो 5 यूजेस वहां पर लॉ में लिखे हुए हैं, और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम may be used for any other purpose। आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को इन 5 केसेस को छोड़ करके भी आप यूज कर सकते हो, बट ओनली ऑन द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ऑब्लिक ट्रिब्यूनल। अब होता क्या है कि आप एक चैप्टर पढ़ते हैं रिकंस्ट्रक्शन, जहां पर एक कंपनी बहुत बीमार हो गई है और मुझे उस कंपनी की रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ती है। तो वहां पर अगर कंपनी की बैलेंस शीट में सिक्योरिटीज प्रीमियम है और मुझे कंपनी को बचाने के लिए उसको यूज करना है,
तो वो 5 यूसेज में तो आ नहीं रहा जो हमने पढ़े हैं। तो ऐसे में कोर्ट के डायरेक्शन पे वो जो काम हो रहा होता है, तो फिर कोर्ट के ऑर्डर से आप उसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैंने आपको, हालांकि आपको पेपर में मेंशन करना है, बट मैंने साथ साथ आपको समझाने की कोशिश की कि सिक्योरिटीज प्रीमियम की यूटिलाइजेशन को आप समझ पाए। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर ए। अब आते हैं पार्ट बी के ऊपर। पार्ट बी कहता है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बाय बैक ऑफ शेयर्स बाय अ कंपनी। अब बहुत सारे बच्चों ने ना क्वेश्चन नंबर 1 को स्किप कर दिया, क्योंकि वो थ्योरी के क्वेश्चंस ढूंढने में उनको प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने कहा नहीं भाई, भले एग्जाम स्किप हो रहे हैं, आपको ये चीजें जाननी चाहिए। बायबैक का मतलब क्या होता है कि कंपनी जो है वो अपने शेयर्स खुद परचेज कर ले, तो हम उसे बोलते हैं बायबैक, वापस खरीद लेना। तो पहले ये बायबैक इंडिया में अलाउड नहीं होता था, अब ये इंडिया में अलाउड कर दिया गया है। तो यहां पर हमसे ये पूछा जा रहा है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 बी पार्ट में ये बताता हूं कि बायबैक क्या होता है। तो आप लिखेंगे, बताएं बायबैक क्या होता है। बायबैक मींस परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स बाय द कंपनी, यानी कि कंपनी ने अपने शेयर्स को खुद परचेज कर लिया। अच्छा, होता क्या है, व्हेन शेयर्स आर बॉट बैक, कंपनी ने अपने शेयर्स को खुद खरीदा। तो जब खरीदा, देन दे आर टू बी कैंसिल्ड बाय द कंपनी। तो कंपनी को 7 दिनों के अंदर अंदर उन्हें कैंसिल करना पड़ता है, हटा देना पड़ता है। इसका मतलब यह हुआ कि बायबैक डिक्रीजेस नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय द कंपनी। इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी ने जो शेयर्स इशू कर रखे हैं उसके जो नंबर हैं वो कम हो जाते हैं। सपोज कीजिए एक कंपनी ने लेट अस सपोज 10 लाख शेयर्स इशू कर रखे थे। उस 10 लाख शेयर्स में से अगर मैंने 50,000 शेयर्स बायबैक कर लिए, तो यानी कंपनी के पास रह जाएंगे 9,50,000 शेयर्स। अब सवाल ये उठता है कि ये बायबैक कंपनी ने किया क्यों। वो पूछ रहे हैं भाई इसके फायदे क्या होते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है कि इसके एडवांटेजेस हमें बताएं कि इसकी क्या एडवांटेजेस होती हैं। तो लिखेंगे एडवांटेजेस ऑफ बायबैक। ये थोड़ा सा एक काइंड ऑफ टेक्निकल क्वेश्चन है, और हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही नहीं है कि हमें बनाना है, हमें बात को समझना भी है कि बायबैक के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहली बात, कंपनीज गवर्नमेंट को कहती थी, लेट अस सपोज पहले मेरा बिजनेस बहुत बड़ा था, मान लीजिए एक कार कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, किसी ऐसी कार कंपनी का एग्जांपल लेते हैं जो कंपनी कह रही है कि पहले मैं 2 लाख यूनिट्स पर मंथ बनाती थी। ऐसी कोई कंपनी इमेजिन कर लीजिए 2 लाख यूनिट कार के बनाती थी। वो कह रहे हैं कि धीरे धीरे कुछ ऐसा चेंज हो गया है, गवर्नमेंट रेगुलेशन चेंज हो गई है, या लोगों का प्रेफरेंस चेंज हो गया, या कुछ और हो गया है। अब हम 50,000 कार्स की प्रोडक्शन करते हैं, वही हमारी सेल होती है, उससे ज्यादा हम लोग प्रोडक्शन करें तो सेल नहीं होती। इसका मतलब जब मैं 2 लाख कार पर मंथ बनाता था तो मेरे पास इसका मतलब तब पैसे पड़े हुए थे, बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती थी। अब मेरी प्रोडक्शन कम हो गई है, मेरी सेल्स कम हो गई है, मेरे पास फंड्स जो हैं वो यूज नहीं होते बिजनेस के अंदर। अब बताएं क्या करूं। अगर आपके कंपनी के पास फंड्स हैं, मान लीजिए आपकी कंपनी के पास 5,000 करोड़ रुपीस के फंड हैं, लेकिन बिजनेस में यूज हो रहे हैं 3,000 करोड़ रुपीस, 2,000 करोड़ एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, बेकार पड़ा हुआ है, उसका कंपनी कुछ यूटिलाइजेशन कर नहीं पा रही है, तो कंपनी हाथ जोड़ के सरकार से कहा करती थी कि प्लीज हमें एक प्रोविजन दे दो बायबैक करने का, ताकि हम अपने आइडल पड़े हुए फंड्स को यूज कर सकें। तो ये इसके पीछे का लॉजिक था, और इसी से धीरे धीरे आपको एडवांटेजेस समझनी है। सबसे पहली एडवांटेज है कंपनी कैन यूटिलाइज सरप्लस कैश या सरप्लस फंड्स, जो कि व्हेन कंपनी इज हैविंग नो इन्वेस्टमेंट
पॉलिसी ऑब्लिग क्या कहेंगे, अपॉर्चुनिटी फॉर दैट सरप्लस फंड्स। अब कुछ लोगों के पास फंड्स नहीं होते, वो कहते हैं हम बिजनेस का एक्सपेंशन नहीं कर सकते, हमारे पास फंड्स नहीं है। और यहां पर एक ऐसी सिचुएशन है जहां कंपनी के पास पैसा है, लेकिन कंपनी कह रही है कि भैया मैं कहां लगाऊं, मुझे कोई और प्रोजेक्ट समझ नहीं आता, पैसा डूब जाने का खतरा है, इससे अच्छा शेयर होल्डर को वापिस कर दो। तो एक एडवांटेज तो यह है कि आपके सरप्लस फंड्स जो बेकार पड़े थे वापिस चले जाएंगे। इससे होगा क्या, इससे पहले आप 5,000 फंड्स रख के बैठे थे और 3,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन जब करनी होती थी तो 3,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से जो अर्निंग हो रही थी वो 5,000 करोड़ पे बांटनी पड़ रही थी। तो जब आइडल फंड्स चले जाएंगे तो आपकी जो रिटर्न है वो बढ़ जाएगी, रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ जाएगी, आपकी ईपीएस बढ़ जाएगी। ईपीएस क्यों बढ़ जाएगी, अगर आपकी कंपनी का बिजनेस का नुकसान नहीं होता और आप सेम प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स आपके कम हो गए हैं, तो पर शेयर आपकी इनकम बढ़ जाएगी। सिंपल सा मैथमेटिक्स है, कोई इसमें खास बात नहीं है। इट इंक्रीजेज, क्या लिखूं, इट इंक्रीजेज कंपनीज रिटर्न ऑन इक्विटी, इसको बोलते हैं आरओसी या आरओसीई कह सकते हो, या फिर अर्निंग पर शेयर। आपकी ईपीएस इससे इंक्रीज हो जाएगी। और ये बहुत सिंपल सी कंसेप्ट है, इसमें कोई खास बात नहीं है, सिंपल सा मैथमेटिक्स है। ओके, ठीक है सर। इसकी वजह से इट इंक्रीजेस कंट्रोल ऑफ प्रोमोटर्स। कौन होते हैं प्रोमोटर्स? प्रोमोटर्स वो होते हैं जो कंपनी को फॉर्म करते हैं। जब कंपनी फॉर्म होती है तो पहले प्रोमोटर्स बनते हैं, बाद में वो प्रोमोटर्स आपके शेयर होल्डर डायरेक्टर्स जो है वो कन्वर्ट होते हैं। तो ये कंपनी के प्रोमोटर्स का कंट्रोल बढ़ा देती है। कैसे बढ़ा देती है? बाय रिड्यूसिंग टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी। सपोज कीजिए कंपनी के टोटल शेयर्स थे 10 लाख, सपोज कीजिए टोटल शेयर थे 10 लाख और प्रमोटर्स के पास शेयर्स थे 2 लाख, यानी 20% प्रोमोटर्स के पास में शेयर थे, 80% मार्केट के अंदर थे। अगर आपने कंपनी के शेयर्स बायबैक कर लिए, अब कंपनी ने 10 लाख में से 1 लाख शेयर बायबैक कर लिए तो बचे 9 लाख। तो 9 लाख शेयर्स में प्रोमोटर्स के शेयर्स 2 लाख हैं। तो अगर आप परसेंटेज अब कंप्यूट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि परसेंटेज होल्डिंग प्रोमोटर्स की थोड़ी सी बढ़ गई। और कंपनी में इतनी ही चेंज हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। अभी कोरोना स्टेज के अंदर मैसेजेस आ रहे थे, न्यूज आ रही थी कि जो अंबानी ग्रुप हैं ये लोग अपनी शेयर होल्डिंग कंपनी के अंदर बढ़ा रहे थे। अच्छा, अगर मैं सीधी सीधे ये पॉइंट लिख दूंगा तो हो सकता है कि आपको कॉन्फिडेंस ना आए कि सर ये क्या बात है, समझना, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर रहा हूं। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं कि इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। जब आप थर्ड ईयर में आएंगे, फाइनल ईयर में आएंगे, तो आप एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये बताता है कि जब कंपनी नई स्टार्ट होती है, कंपनी के पास प्रॉफिट्स की अपॉर्चुनिटी कम होती है, तो उस केस में आप इक्विटी शेयर्स इशू कर दीजिए। लेकिन अगर कंपनी का बिजनेस ग्रो कर जाए, कंपनी को अच्छे प्रॉफिट आने शुरू हो जाएं, तो आप शेयर होल्डर की रिटर्न बढ़ाने के लिए क्या करो? लोन लो, यानी कैपिटल का पोर्शन कम कर दो, लोन का पोर्शन ज्यादा कर दो। रेशो में भी कहते हैं डेट इक्विटी रेशो बनाओ 2:1। अब मैंने इक्विटी को अपनी इशू कर रखा है, तो यहां पर बायबैक से मैं अपनी कैपिटल को कम कर सकता हूं, और वो कैपिटल को कम करके मैं थोड़ा सा लोन को बढ़ा सकता हूं। तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में डेट इक्विटी रेशो, जिसे हम कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं, उसका भी योगदान होता है। या आप आगे जाके फाइनेंस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। तो कंपनी को ये प्रोविजन मिल जाता है कि वो अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर को इंप्रूव कर सकती है, बेटर कर सकती है। ओके, और क्या मौका मिल जाता है? इससे मौका मिल जाता है, जो बायबैक है वो मदद करता है कंपनी को
in settlement of dissatisfied or dissenting शेयर होल्डर्स। अब कंपनी के मालिक तो शेयर होल्डर्स होते हैं, पॉलिसी शेयर होल्डर्स फाइनलाइज करते हैं, डायरेक्टर बनाएंगे तो शेयर होल्डर्स को उसकी वोटिंग करनी होती है। तो ऐसे में हमारे कुछ शेयर होल्डर हैं जो कंपनी की पॉलिसी से सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो ऐसे में वो कंपनी के साथ झगड़ा करते रहते हैं। तो कंपनी कहती है कि भैया एक काम करो, हम तुम्हें पैसे दे देते हैं, तुम जाओ जिस कंपनी में तुम्हारे को अच्छा लगता हो उस कंपनी के तुम शेयर खरीद लो। ठीक है ना, जैसे लोग लड़ रहे होते हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, तो इस तरीके से कहते हैं जिसको भाई कांग्रेस पसंद हो वो कहें हमारे घर में राहुल जैसा बेटा पैदा हो, जिन्हें बीजेपी पसंद हो उन्हें कहते हैं भाई तुम कहो मोदी जैसा पैदा हो। तो इस तरीके से कुछ होते हैं लोग जो कि कंपनी के अंदर खुश नहीं है, रोज गलत बातें कर रहे हैं, अगेंस्ट बातें कर रहे हैं, तो कंपनी उन्हें पैसा देके सेटल कर देती है। ओके, और इट इंक्रीजेज मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ अ कंपनी। इसकी वजह से हमारी कंपनी के शेयर का मार्केट प्राइस भी बढ़ जाता है। क्यों? बिकॉज पहली बात तो यह होता है कि जनरली बायबैक इज डन एट अ प्राइस हायर देन मार्केट प्राइस। अब कौन अपने शेयर कंपनी को वापस करना चाहेगा, तो कंपनी क्या करती है, ज्यादा प्राइस के ऊपर ये लालच देती है। और दूसरा ये होता है कि पोस्ट बायबैक पीरियड में, इन पोस्ट बायबैक पीरियड ईपीएस ऑल्सो इंक्रीजेज। मैंने ऊपर बताया था कि जब आप बायबैक करते हैं तो इससे पोस्ट बायबैक पीरियड में आपकी ईपीएस बढ़ जाएगी, और अगर शेयर के ऊपर इनकम या शेयर के ऊपर अर्निंग बढ़ जाएगी, पर शेयर अर्निंग, तो नेचुरली कंपनी के शेयर का मार्केट प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा। नाउ सी पार्ट, थर्ड पार्ट कहता है एक्सप्लेन परचेज कंसिडरेशन एज पर AS 14। ये हमारा एमलगमेशन चैप्टर में से पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो उनसे यही बोलते हैं कि आपको एमलगमेशन चैप्टर में से 2-3 थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो पूछा जाएगा एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, या मर्जर की क्या कंडीशंस हैं, या फिर परचेज कंसिडरेशन से आप क्या समझते हैं। तो 2-3-4 क्वेश्चन का स्कोप बनता है। उन्होंने हमसे पूछा परचेज कंसिडरेशन, तो लिखिए पॉइंट नंबर सी, परचेज कंसिडरेशन, और इसके ऊपर हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है 14। क्वेश्चन नंबर 1 सी पार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 सी पार्ट, परचेज कंसिडरेशन। नाउ परचेज कंसिडरेशन मीन्स, क्या मतलब होता है? एमलगमेशन में एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद रही होती है, तो परचेज कंसिडरेशन मीन्स प्राइस पेबल। कौन किसको देता है? जो कंपनी बाय कर रही होती है वो दे रही होती है, तो इट इज पेबल बाय ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरी कंपनी को हम परचेजिंग कंपनी के नाम से भी बुला सकते हैं। किसको दे रही होती है? टू द शेयर होल्डर्स ऑफ वेंडर ऑब्लिक ट्रांसफरर कंपनी। यही बात AS 14 के अंदर लिखी हुई है। तो हम ऐसे लिखते हैं, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 कंसिडरेशन फॉर amalgamation, consideration for amalgamation means aggregate, aggregate का मतलब होता है टोटल करना, aggregate of shares and other securities। तो आप क्या देंगे? परचेजिंग कंपनी जनरली जो है
वेंडर कंपनी को देती है अपने शेयर्स। परचेजिंग कंपनी जब पेमेंट करती है तो वो जनरली अपने शेयर्स देकर के पेमेंट कर रही होती है, ठीक है। और साथ ही साथ वो अदर सिक्योरिटीज, मतलब हो सकता है वो अपने डिबेंचर्स भी दे दे, साथ ही साथ वो कुछ पेमेंट भी दे सकती है इन कैश, पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ कैश, कैश में दे सकती है, या फिर वो कोई और एसेट भी दे सकती है। तो एग्रीगेट ऑफ शेयर्स and other securities issued and payment in the form of cash or other assets by transferee company और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे लिखी जाती है, टू द शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। अब ये जो मैं आपके साथ ब्लू और ब्लैक यूज कर रहा हूं, आपने एग्जाम में एक ही कलर को यूज करना है, ठीक है। वहां पर दो कलर नहीं यूज करने हैं। देख लीजिए, बीच बीच में फोन आते हैं, कुछ फोन ऐसे जरूरी होते हैं कि जिनका आंसर करना पड़ता है, वरना कोई नाराज हो सकता है। तो स्टूडेंट को भी हम कई बार कहते हैं कि भाई व्हाट्सएप कर दिया करो, और कई बार वो कॉल भी कर देते हैं। तो परचेज कंसिडरेशन का मतलब है परचेजिंग कंपनी जिसने बिजनेस बाय किया है, वो सेलिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स को जो भी पेमेंट देगी उसे हम परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं। अब जिन बच्चों ने एमलगमेशन चैप्टर थोड़ा सा पढ़ा होगा तो उन्हें ये बात क्वेश्चन करते हुए फील हुई होगी कि बाइंग कंपनी जो होती है वो कई बार सेलिंग कंपनी के क्रेडिटर्स के लिए, खर्चों के लिए, डिबेंचर्स के लिए भी पेमेंट देती है। वो पेमेंट परचेज क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं होती। तो ये बात लिख करके आप एग्जामिनर को बताओगे, ठीक है। तो यहां आप लिखेंगे फ्रॉम अबव, ये जो हमने ऊपर लिखा है उससे इट इज क्लियर दैट, ये बात साफ हो जाती है कि जो पेमेंट की जाएगी, पेमेंट मेड बाय ट्रांसफरी कंपनी, मतलब पेमेंट मेड बाय परचेजिंग कंपनी टू फॉर द क्रेडिटर्स के लिए पेमेंट की, डिबेंचर होल्डर्स के लिए पेमेंट की, या किसी और लाइबिलिटी के लिए पेमेंट की, या फिर कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप, पुरानी कंपनी को बंद करने के खर्चे के लिए पेमेंट की, ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, परचेजिंग कंपनी ने वेंडर कंपनी के क्रेडिटर्स की भी पेमेंट की, डिबेंचर्स की भी पेमेंट की, किसी टैक्स की लाइबिलिटी की पेमेंट की, कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप की पेमेंट की, तो भले वो पेमेंट हो लेकिन वो परचेज कंसिडरेशन का पार्ट नहीं होती। शेल नॉट बी इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। लीजिए, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट भी एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के डी पार्ट के ऊपर। ये भी कोई आसान पार्ट नहीं है। वो कह रहे हैं कि बताएं, अच्छा सर, इसमें हम एक दो बातें और भी तो लिख सकते हैं कि भाई हमारे पास कौन कौन से मेथड्स होते हैं कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन के, तो वो भी 2 मिनट लिख लेते हैं। देयर आर 2 methods of calculation of purchase consideration। सर इतना लंबा हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि भाई हमारे पास एक क्वेश्चन 25 मार्क्स का है तो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा लिखना चाहिए। नॉर्मली अगर होता तो हम परचेज कंसिडरेशन में यहीं तक लिख करके छोड़ देते। अब हमारे पास 2 मेथड होते हैं। एक मेथड का नाम होता है नेट पेमेंट मेथड। हालांकि बुक में एक से ज्यादा मेथड भी हैं, लेकिन ये 2 ही पॉपुलर मेथड हैं। एक है नेट पेमेंट मेथड। नेट पेमेंट मेथड क्या कहता है?
नेट पेमेंट मेथड कहता है कि भाई परचेज कंसिडरेशन इज एग्रीगेट, मतलब सम है किसका, ऑफ ऑल पेमेंट्स मेड बाय ट्रांसफरी, मतलब परचेजिंग कंपनी टू द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स दो तरह के होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी। ओके, ये होता है नेट पेमेंट मेथड। तो पेमेंट का टोटल हम लोग लेते हैं और केवल उन्हीं पेमेंट का टोटल लेते हैं जो इक्विटी और प्रेफरेंस को दी जा रही है। लायबिलिटीज की पेमेंट्स को हम इग्नोर कर देते हैं। और दूसरा हमारे पास जो मेथड है उसका नाम होता है नेट एसेट्स मेथड। नेट एसेट मेथड कहता है परचेज कंसीडरेशन, अब मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आपको पूरा लिखना है। नेट एसेट मेथड कहता है कि परचेज कंसीडरेशन इज कैलकुलेटेड बाय, इसके लिए आपको जोड़ना पड़ेगा एडिंग एग्रीड वैल्यू या फिर मार्केट वैल्यू, किनकी, उन एसेट्स की जो उसने टेक ओवर किए हैं। एग्रीड वैल्यू ऑफ एसेट्स टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी कंपनी। यानी अगर आप बाइंग कंपनी हैं तो जो एसेट्स आपने परचेज किए हैं, जो परचेज किए हैं उन सब की वैल्यू निकाल लो कितनी है, और उसमें से माइनस कर दो डिडक्टिंग देयर फ्रॉम एग्रीड वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज टेकन ओवर। जो एसेट्स खरीदे उनकी वैल्यू ऐड कर लो, वो मेरे पैसा मैंने देना है, और जो लाइबिलिटीज मैंने ले ली अपने ऊपर वो माइनस कर दो, जो बच गया वो नेट एसेट्स मेथड है। बाकी जो भी आप कंप्यूटेशन करेंगे वो इन्हीं दोनों मेथड्स का पार्ट होती है, तो वो आपको यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए जी, अब आ गया हमारा डी पार्ट, और हमारा डी पार्ट कहता है कि एक्सप्लेन मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हमसे दो चीजें पूछ रहे हैं। पहले हम लिख देते हैं मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो बताएं कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है। पहले जब फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते थे तो सिर्फ ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट यही बनती थी। लेकिन कंपनी के केस में गवर्नमेंट ने कहा कि भैया फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट के साथ साथ एक और स्टेटमेंट बनानी है जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। हालांकि साथ में डायरेक्टर की रिपोर्ट भी कंपनी के केस में लगाई जाती है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं धीरे धीरे हमें सिखाया जाता है। अभी में डायरेक्टर की रिपोर्ट नहीं सिखाई जाती, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें क्लास 12 से ही सिखा दी जाती है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ, या ऐसे लिखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट विच शोज, जो बताती है इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, मतलब जो हम कैश के समान मानते हैं, फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में तीन हेडिंग बनाई जाती हैं, एक ऑपरेटिंग होती है, एक इन्वेस्टिंग होती है और एक फाइनेंसिंग होती है। और इन तीनों के अंदर, हेडिंग्स के अंदर, कौन से कैश आए हैं और कौन से कैश गए हैं ये हमें बताना होता है। तो एक पार्ट तो था मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि बहुत ही आसान था।
दूसरा पार्ट था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए कुछ बच्चों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया, उन्होंने इससे बचने की कोशिश की कि भाई इसके ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो भाई कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं या कौन सी एडवांटेजेस हैं हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट की? तो ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने पूरा लिखना है, ठीक है? इज टू नो अबाउट इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश। फोन उठाना पड़ेगा वरना शामत आ जाएगी। हाँ जी, फोन अटेंड करना जरूरी था वरना शामत आ जाती। भाई घर वाले पूछते हैं कि तुम बहुत बिजी होते हो, बहुत पैसे कमा रहे हो, हमारा फोन उठाने की फुर्सत नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज टू नो अबाउट इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम, वही तीनों बातें हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। विच आर नॉट अवेलेबल, ये आपको मिलती नहीं है दरअसल, फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। मतलब अगर मैं आपको किसी कंपनी की इनकम स्टेटमेंट दिखा दूं, अगर मैं आपको किसी कंपनी की बैलेंस शीट दिखा दूं और ये पूछूं कि बताओ इस कंपनी की फाइनेंस पोजीशन कैसी है, इस कंपनी के कैश रिसोर्सेज कैसे हैं, तो आप लोगों को उसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। तो हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट की ये खासियत है कि ये हमें उस कंपनी के कैश मूवमेंट्स के बारे में बताती है। मैं आपको बता दूं कि आपको भी पता है कि हमारे जीवन में कैश या मनी की इंपॉर्टेंस क्या है, तो वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज हमें फाइनल अकाउंट से पता नहीं लगती है, इसलिए हमें उसके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को बनाना पड़ता है, तभी हमें उसको पता चलता है, ठीक है? दूसरी चीज आप ये समझिए कि आपको बैलेंस शीट में दिखाई दिया कि भाई इस कंपनी ने तो 4000 करोड़ रुपए कमाए। अब आपके मन में आता है कि 4000 करोड़ गए कहां, बैलेंस शीट में दिख क्यों नहीं रहे, तो वो कहां चले गए, ये आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट देख के पता लग जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि ये प्रॉफिट में और कैश के अंदर एक तरीके से रिकंसिलिएशन का काम करता है, ठीक है? तो इट सर्व्स एज अ रिकंसिलिएशन बिटवीन, मतलब ये मिलाने का काम करता है प्रॉफिट अर्न्ड एंड कैश एंड बैंक बैलेंस। ओके, तीसरा, इट प्रोवाइड्स information about liquidity, flexibility and ability to generate cash flows। आप किसी कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट को देख करके ये समझ जाएंगे कि ये कमा के कैश जनरेट कर रही है या लोन लेकर के कैश जनरेट कर रही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, नुकसान हो रहा होता है फिर भी लोन ले करके अपनी जिंदगी चला रहे होते हैं। उनकी एक कहावत होती है, जब तक जियो शान से जियो, कर्ज मांगकर घी पियो। समझ रहे हो बात को? यानी कि भाई किसी की स्पेंडिंग को देख के ये मत समझ लेना कि उसकी कैश पोजीशन बहुत अच्छी है, वो कमा के कैश खर्च कर रहा है या लोन लेके कैश खर्च कर रहा है। ये बात एक अकाउंटिंग एक्सपर्ट उस कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट को देख करके बता देगा, ठीक है? दूसरा, कई बार शेयर होल्डर इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट देख करके ये पूछ रहे होते हैं कि भाई इस कंपनी ने शेयर इशू किए थे, 50,000 करोड़ का इशू था, तो पैसा गया कहां? मतलब जो कंपनी ने शेयर इशू किए थे वो पैसा गया कहां? या आपको पता चला कि कंपनी ने एक एक्सपेंशन किया है, तो आप जानना चाहते हैं कि भैया एक्सपेंशन के लिए पैसा कहां से आया,
ये सारी बातें आपको उसकी नॉर्मल ट्रेडिशनल इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट नहीं बता रही, तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बताती है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में यहां लिखेंगे इट एक्सप्लेन्स यूटिलाइजेशन ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स और other major activities undertaken by the entity during the reporting period। तो बहुत समय हमें लगा। क्वेश्चन नंबर 1 थ्योरेटिकल था, इसके 4 पार्ट थे। क्योंकि ये 25 मार्क्स का था, इसीलिए मैंने इसको कितना लिखना है मेरे हिसाब से मैंने वो आपको बताया, और साथ ही साथ आपको एक्सप्लेन भी किया, ताकि आपको समझ भी आए कि आपने क्या लिखा है। और अगर आप इसको और ज्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं तो मैंने समझा दिया है, बुक से जाकर के आप इसको देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 थ्योरेटिकल था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने छोड़ दिया था, लेकिन मुझे लगा कि इसको लिखना चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया। अब बच के मेरे पास 3 और क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 2 छोटा सा है, 4 भी छोटा सा है, 3 थोड़ा सा बड़ा है। तो अब हम ये तीनों प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, और लगभग हम समझते हैं कि अगले 30 to 40 मिनट्स में हम ये काम कर सकते हैं। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आते हैं। याद रखिएगा 25 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, छोटा सा है। ये क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक्स लिमिटेड अच्छा, बच्चों को दिख नहीं रहा ना। एक्स लिमिटेड हुज इशूड शेयर कैपिटल ऑन 31 मार्च 2013 कंसिस्ट ऑफ 24,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। यानी कंपनी के पास 24,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं 100 रुपए वाले, ये होगा 24 लाख। और 60,000 इक्विटी शेयर्स भी हैं 100 रुपए वाले, जो कि 90 पेड अप है, यानी ये फुली पेड अप नहीं है। तो एक्स लिमिटेड ने डिसाइड किया टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज पर शेयर। तो भाई जब मुझे जर्नल एंट्रीज बनानी होंगी इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, ओके, तो आप जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। तो जर्नल एंट्रीज कैसे बनाएंगे? सबसे पहली बात जो मुझे ये पता लग गई कि कंपनी अपने शेयर रिडीम करना चाहती है, तो मैं यहां लिखूंगा 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। बीइंग, नरेशन जरूर लिखनी होती है, बीइंग प्रेफरेंस शेयर्स ड्यू फॉर रिडेम्पशन, ओके। तो ये आपको कैपिटल पहले चेक करना होता है, क्या फुली पेड अप है। हाँ, प्रेफरेंस कैपिटल जो हमने रिडीम करनी है वो फुली पेड अप है, उसकी 10% प्रीमियम ये हो गया, और जो अमाउंट पेबल है वो हमारा ये हो गया, ओके। ये हमारी फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो गई। अच्छा, उसके बाद में लिखा है कि कंपनी की बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व था 28 लाख का। इसका यूज हमें करना पड़ सकता है सीआरआर बनाने में। रिडेम्पशन वाज अफेक्टेड पार्टली आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ न्यू इशू ऑफ 12,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 35 पर शेयर। तो कंपनी ने रिडेम्पशन करने के लिए नए शेयर इशू कर दिए। तो आइए नए शेयर से रिलेटेड एंट्रीज पास कर दें। तो हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो कैलकुलेटर से चेक करना पड़ेगा, 12,000 शेयर्स इंटू 135, 16,20,000, ओके। सिंपल सी ये एंट्री थी। मुझे बताएं नेक्स्ट एंट्री क्या होगी। बच्चे कह रहे हैं कि सर हम आपकी इंतजार नहीं कर रहे, हम तो पहले से लिख चुके हैं, हम देख रहे हैं आप ठीक कर रहे हो कि नहीं कर रहे।
अच्छा हाँ, अगर मैं गलत कर दूं तो फिर आपको ध्यान रखना है, कहीं ऐसा ना हो बातों बातों में मैं कुछ गलत लिख दूं। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 35 रुपीज यहां जाएंगे, 100 रुपीज यहां जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स 12,000 है, तो ये हो गया सर 12 लाख, ये अमाउंट था 16,20,000, तो भाई ये 420 ही आएगा। बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। नरेशन जरूर जरूर लिखनी है वरना आपके मार्क्स काट लेंगे। आप कहोगे सर हमने तो सही किया था लेकिन फिर भी हमें मार्क्स नहीं मिले, तो पेपर खोल के चेक करवाओगे तो दुख होगा कि नरेशन नहीं लिखी हुई थी। ठीक है सर। अब देखिए फिर वो कह रहे हैं कि जो प्रीमियम आपने पे करना है, प्रीमियम जो हमने पे करना है, कितना पे करना है 240। प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन वाज मेट आउट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड ऑन न्यू शेयर। इसका मतलब है कि आपने प्रीमियम को राइट ऑफ करना है उस प्रीमियम से जो कि आपको नया मिला है, तो उसकी एंट्री जल्दी से बताओ। जो प्रीमियम आपको मिला था अब उसको आप डेबिट करो और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को आप क्रेडिट करोगे। सर हमें प्रीमियम मिला था 4,20,000 और हमने वापस करना था 2,40,000, तो ये एंट्री किस अमाउंट से होगी, 2,40 से होगी या 4,20 से होगी? पापा ने आपको दिए 10,000 रुपए, आप बाहर गए मार्केट में और आपने बुक्स खरीदी 3,000 रुपीज की, अब बताओ उसको 3,000 दोगे कि 10,000 दे दोगे? हाँ, जो जिस काम में जितना लगना है उतना देंगे, तो हमें ये प्रीमियम राइट ऑफ करना है, तो ये प्रीमियम जितना है इससे ये एंट्री पास होती है। कहीं कुछ बच्चे गलती कर दें तो मैं आपको बता दूं कि ये गलती मत कर देना, ये 2,40,000 से एंट्री पास होगी, ना कि 420 से। बीइंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन रिटर्न ऑफ। ओके सर, अभी हमारे पास कुछ प्रीमियम बच गया होगा, बिल्कुल कुछ प्रीमियम हमारे पास बच गया है। फिर कह रहे हैं कि भाई मार्च के बाद ये जुलाई में गए और जुलाई में कंपनी ने जनरल मीटिंग की और उस मीटिंग में ये तय किया गया कि जो रिजर्व हैं वो अप्लाई किए जाएंगे एज फॉलोज। तो अब ये जुलाई में चले गए, तो अभी हमारी रिडेम्पशन पूरी नहीं हुई। रिडेम्पशन पूरी क्यों नहीं हुई? क्योंकि अभी मुझे सीआरआर बनाना है और मुझे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की पेमेंट करनी है। तो अब मैं नेक्स्ट एंट्री पास करूंगा, तो पहले मैं अपने पास एंट्री पास करूंगा कि मैं सीआरआर बनाऊंगा। तो क्योंकि मैंने 24 लाख के प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए हैं और मेरे जो नए शेयर इश्यू हुए थे वो केवल 12 लाख के थे, तो ये बात सभी बच्चों को पता है क्योंकि वो पढ़ चुके हैं कि भाई जो कैपिटल हमारी कम हुई है उसका हमें सीआरआर बनाना पड़ेगा। अब सीआरआर कहां से बनाएंगे? तो सर वो हम जनरल रिजर्व से बनाएंगे। क्वेश्चन ने बताया हमारे पास तो 28 लाख का जनरल रिजर्व था, तो हम एंट्री पास करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट बीइंग सीआरआर मेड। तो मैं आपके समझाने के लिए बता देता हूं कि 24 लाख की प्रेफरेंस कैपिटल रिडीम की है और 12 लाख का हमने न्यू इशू कर दिया है, तो ये वाली एंट्री हमारी 12 लाख रुपीज से बनेगी। ओके, इसके बाद सर हमें पेमेंट करनी है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हमें पेमेंट भी करनी है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्वेश्चन के अंदर ये तो दिया नहीं हमारे पास बैंक बैलेंस कितना था, हमारे पास कम था, हमारे पास ज्यादा था, तो हम क्यों झंझट में पड़ेंगे? मान लेंगे हमारे पास बैंक था, नहीं था तो कंपनी ने लोन ले लिया होगा, तो सर लोन लेने की एंट्री बनाओ, उसने हमसे मांगी नहीं तो मैं क्यों बनाऊं? हाँ, सीधा आप पेमेंट करो और काम खत्म करो। सर पेमेंट कितनी होगी? पेमेंट होगी ये 26,40,000 की, इस पर पेमेंट होगी। ये लीजिए, ये हमने इसकी पेमेंट कर दी। बीइंग अमाउंट पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ये लीजिए। नाउ
अब हमारी रिडेम्पशन की एंट्रीज कंप्लीट हो गई और अब वो कह रहा है कि भाई कंपनी ने ये तय किया है कि हम बोनस देंगे एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर शेयर ऑन द इक्विटी शेयर्स फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग सेड इक्विटी शेयर्स फुली पेड अप। ये जो आपके पास 60,000 इक्विटी शेयर्स थे जो 100 रुपए के 90 पेड अप थे, इनको फुली पेड अप बनाना है। इसको हम बोलते हैं बोनस कॉल। तो बोनस कॉल जो होगी वो सिक्योरिटी प्रीमियम से नहीं हो सकती, तो इसीलिए हम इस काम में जनरल रिजर्व का यूज करेंगे। तो 60,000 शेयर्स पर 10 रुपए की बोनस कॉल यानी 6 लाख रुपए की बोनस कॉल बनती है। और उसकी एंट्री हम लोग क्या बनाएंगे, हम एंट्री बनाएंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस कॉल अकाउंट बीइंग बोनस कॉल ड्यू। तो ये हमने 6 लाख रुपए की बोनस कॉल बनाई, ओके। और फिर इसे कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे और उसे फुली पेड अप बना देंगे। नेक्स्ट हमारी एंट्री हो जाएगी बोनस कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब क्योंकि हम यहां पर पेपर कर रहे हैं तो जितना पॉसिबली मैं आपको समझा सकता हूं मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि बच्चे तो सिर्फ कॉपी करने में इंटरेस्टेड थे, वो कह रहे कि सर आप समझा भी क्यों रहे हो। बीइंग बोनस कॉल ट्रांसफर, है ना। तो सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते, कुछ लोगों को समझ के ही लिखने की आदत होती है, तो मैं उनके लिए ये बात बता रहा हूं। कुछ मेरी तरह शॉर्टकट के इंटरेस्टेड होते हैं कि भाई सर हम सीधा कॉपी कर देंगे। तो ये आपकी बोनस कॉल की एंट्री हो गई। अब उन्होंने कहा कि एक और बात तय की है कि हम बोनस शेयर इशू करेंगे टू ओल्ड इक्विटी शेयर होल्डर्स। ध्यान रखना, जब आपको क्वेश्चन दिया गया था तो 60,000 शेयर होल्डर्स थे, इक्विटी शेयर होल्डर्स। 24,000 प्रेफरेंस भी थे, वो रिडीम हो गए तो 60 थे। आपने रिडेम्पशन के लिए 12,000 शेयर और इशू कर दिए, टोटल हो गए 72,000। वो कह रहा है कि हम बोनस शेयर देंगे केवल ओल्ड इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो ये बताओ, ये बोनस 60,000 शेयर्स को दे रहा है या 72,000 शेयर्स को दे रहा है? 60,000 शेयर्स को दे रहा है, ओके। तो जो हमारे 60,000 शेयर होल्डर्स हैं उनको ये बोनस दे रहा है इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर होल्डर, यानी 1 शेयर मिलेगा 5 के बदले में। तो भाई कैलकुलेटर चलाओ, 60,000 शेयर हैं डिवाइडेड बाय 5 करो। 5 शेयर के बदले में 1 शेयर मिलेगा, यानी आपके पास 5 शेयर हैं तो 1 शेयर बोनस शेयर है। तो 60,000 टोटल शेयर्स पे बोनस शेयर बनते हैं 12,000 शेयर्स। हमने तो कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, शेयर था कितने का सर? 100 रुपए का। तो आपकी बोनस जो बना, तो वो बोनस बना अब 12 लाख रुपए का, और इस 12 लाख रुपए को 12 लाख को हम बोनस शेयर्स कहते हैं। तो बोनस शेयर्स की एंट्री क्या होती थी? सर बोनस शेयर तो हम देंगे सीआरआर से, तो हम पहले करेंगे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस शेयर्स। और कमाल की बात यह है कि मुझे 12 लाख का ही बोनस देना है और 12 लाख का ही मेरे पास सीआरआर है। अगर ये कम पड़ जाता तो फिर मैं वहां चला जाता, सिक्योरिटीज प्रीमियम के पास चला जाता, जनरल रिजर्व के पास चला जाता, लेकिन मुझे जरूरत नहीं पड़ी। बीइंग बोनस कॉल ड्यू, और फिर आप इसको ट्रांसफर कर दें। फिर आप इसके लिए एक एंट्री पास करेंगे। आप एंट्री पास करेंगे बोनस शेयर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल में यहां पर कन्वर्ट हो गई, ओके। बीइंग बोनस शेयर्स इशूड, ओके। लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। उन्होंने कहा था कि जनरल एंट्रीज बनानी है और बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है, और इसलिए मैं जल्दी ही क्वेश्चन नंबर 2 से फ्री हो गया। चलिए जी, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के पास। क्वेश्चन नंबर 3 क्या चाहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भाई मैं आपको बैलेंस शीट दे रहा हूं निधि की, ठीक है जी, और ये बता रहा हूं आपसे कि इनकी बैलेंस शीट के अंदर ये इक्विटी शेयर कैपिटल है 100 रुपीज की, डिबेंचर्स हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, P&L अकाउंट है, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट है और ट्रेड क्रेडिटर्स है। तो ये लाइनों की कुछ गड़बड़ हो गई है टाइप करने में, मेरे से नहीं, यूनिवर्सिटी वालों से।
अच्छा, गुडविल है 25,000, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स और कैश एट बैंक। तो ये जो दो लाइंस हैं, इसको अगर मैं हटाऊं तो बैलेंस शीट का टोटल दिया हुआ है। ओके, अब वो कह रहे हैं कि द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड। वो कह रहे हैं जी भाई ये रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम बनाई गई। क्या स्कीम बनाई गई कि इक्विटी शेयर्स आर रिड्यूस्ड बाय ₹95 पर शेयर। दे आर देन कंसोलिडेटेड इनटू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। यानी इक्विटी शेयर्स को पहले 100 रुपए से घटा के 95 पर ले आओ और फिर उनको कंसोलिडेट कर दो, 10,000 शेयर्स बना दो 10 रुपए वाले। तो ये एंट्री बनाने में बच्चों को गलती हो सकती है। कुछ बच्चे सीधी सीधी एंट्री पास कर सकते हैं, लेकिन यहां पर सीधी एंट्री पास नहीं होगी। यहां पर एंट्री पास होगी सबसे पहली, इक्विटी शेयर 100 रुपीज वाली डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 रुपीज वाली क्रेडिट और टू रिकंस्ट्रक्शन। अच्छा, जिन बच्चों ने ये चैप्टर पढ़ा होगा उनके मन में एक एंट्री और आ सकती है कि इक्विटी कैपिटल टू रिकंस्ट्रक्शन सीधी एंट्री पास कर दो सर 19 लाख से। वो गलत हो जाएगी, आपको यही एंट्री पास करनी है इस तरीके से। ओके, इसका मतलब ये है कि जो 100 रुपीज का शेयर था वो हमने वापस लिया और शेयर होल्डर को 5 रुपए का शेयर दिया। बीइंग शेयर्स रिड्यूस्ड। ओके, इसको हम सब डिवीजन भी बोलते हैं, मतलब बड़े शेयर के छोटे शेयर कर दिए हमने। उसके बाद वो कह रहे थे कि भाई इनको ना मिला करके 10 रुपए का बनाना है। तो हमारी अगली एंट्री बन जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल ₹5, जो ये वाली थी ये डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए वाली क्रेडिट। तो ये हमारा हो जाएगा 1 लाख रुपए और ये हो जाएगा 1 लाख रुपए। इसको हम बोलते हैं बीइंग शेयर्स कंसोलिडेटेड, मतलब छोटे छोटे शेयर्स को जोड़ करके हमने एक बड़ा शेयर बना दिया। बताएं अब ये समझ में आए ना आए, तो बच्चों ने कॉपी करनी है, कह रहे कि सर हम तो कॉपी कर रहे हैं। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि डिबेंचर होल्डर्स एग्री टू फॉरगो डिबेंचर इंटरेस्ट। उन्होंने अपना डिबेंचर इंटरेस्ट छोड़ दिया, कंपनी को फायदा हो गया। तो हम एंट्री पास करेंगे आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन। 1,20,000 रुपए का डिबेंचर इंटरेस्ट था, अगर आप बैलेंस शीट में चेक करेंगे वो उन्होंने छोड़ दिया। बीइंग डिबेंचर इंटरेस्ट फॉरगोन। ओके, फिर लिखा है लेकिन वो ये चाहते हैं कि इसके कंपेंसेशन में हमें जो 12% डिबेंचर्स थे उन्हें भविष्य में 14% ब्याज पे बदल दिया जाए। तो इसकी हमें एक एंट्री बनानी पड़ेगी। हम 12% डिबेंचर्स को डेबिट करेंगे और 14% डिबेंचर्स को क्रेडिट करेंगे। अमाउंट हमारा वही सेम रहेगा, 5 लाख और 5 लाख, इसमें कोई फायदा नुकसान नहीं है। बीइंग डिबेंचर्स कन्वर्टेड, या आप लिख सकते हैं बीइंग 12% डिबेंचर्स कन्वर्टेड इनटू 14% डिबेंचर्स। ओके, उसके बाद टू मेक क्रेडिटर्स आर गिवन ऑप्शन, जो हमारे क्रेडिटर्स थे हमने उन्हें विकल्प दिया, टू आइदर एक्सेप्ट 50% ऑफ देयर क्लेम इन कैश, कि जो भी लेना है उसके बदले में आधा कैश ले लो और आधा भूल जाओ। ठीक है, और टू कन्वर्ट देयर क्लेम इनटू इक्विटी शेयर्स, या फिर अगर तुम अपना क्लेम भूलना नहीं चाहते हो तो हम तुम्हें कैश नहीं देंगे, हम तुम्हें कंपनी के शेयर दे देंगे। कल को अगर कंपनी चल गई तो तुम अपने शेयर बेच के जो पा सको पा लेना, और नहीं तो डूब जाएगा। क्रेडिटर्स फॉर 2 लाख शेयर्स ऑप्टेड शेयर्स इन सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर क्लेम, तो 2 लाख वालों ने कहा भाई शेयर लेने में ही फायदा है, कंपनी तो रिकंस्ट्रक्शन के बाद अच्छी चलेगी, तो जो लायबिलिटी खत्म हो रही है उसको डेबिट कर दो। सन्ड्री क्रेडिटर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये जो 10 रुपए वाली इक्विटी शेयर कैपिटल है इसको क्रेडिट कर दो। ये 2 लाख वाले तो ये मान गए। इसका मतलब जो बाकी थे बीइंग क्रेडिटर्स कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, यानी जो बाकी बच गए थे उन्होंने 50% कैश लेने में भलाई समझी। तो बाकी क्रेडिटर्स हमारे कितने थे, ये क्रेडिटर्स टोटल थे 3 लाख, तो यानी बाकी बच गए हमारे 1 लाख। ओके,
तो ये हो जाएगी ट्रेड क्रेडिटर्स डेबिट 1 लाख, और इन्होंने हमसे पैसे ले लिए। सर बैलेंस शीट में तो पैसे कहीं पर हैं भी नहीं, अभी देखते हैं। और बाकी का ये हमारा फायदा हो गया, बीइंग क्रेडिटर्स पेड। अच्छा जी, उसके बाद लिखा है कि लैंड एंड बिल्डिंग आर रीवैल्यूड एट 2 लाख रुपए। भैया लैंड एंड बिल्डिंग तुम्हारी 2 लाख हो गई। हमारी पहले जो लैंड एंड बिल्डिंग थी बुक्स के अंदर वो 1.5 लाख की थी, वो बढ़ के 2 लाख हो गई, तो हमें फायदा हो गया। तो हम एंट्री पास करेंगे, एसेट बढ़ गया तो लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन, और ये फायदा हो रहा है 50,000 का। बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग रीवैल्यूड अपवर्ड, ये ऊपर चलेगी वैल्यू, ठीक है। जनरली रिकंस्ट्रक्शन में लैंड को छोड़ करके बाकी सभी चीजों में आपको नुकसान हो रहा होता है, ठीक है। तो हमारी अगली एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू। यहां से देखो सबसे पहले आ रहा है गुडविल, तो गुडविल को बिना कुछ कहे मैं यहां पर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख की थी, चेक करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी 210 की हो गई, इसका मतलब प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू हमारी कम हो गई बाय 90,000 रुपीज। अब ये मैथमेटिक्स आपने देखना है, और अगर मुझसे गलती हो जाए तो आपने अपनी सही फिगर डाल देनी है। फिर कहता है प्रोविजन बना दो डेटर्स के लिए, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। हम डेटर्स को सीधा सीधा नहीं माइनस करते, हम उसका प्रोविजन बना देते हैं। अब बैलेंस शीट में चलते हैं और देखते हैं कि भाई बैलेंस शीट में और कौन कौन से नुकसान है। गुडविल का तो हमने ले लिया, फर्नीचर में नुकसान नहीं, स्टॉक में नुकसान नहीं, डेटर्स हो गया, बैंक में कोई नुकसान नहीं, ओके। उसके बाद में शेयर्स का हम कर चुके हैं, डिबेंचर्स का कर चुके हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ये खत्म कर दो। ये है हमारे पास कितने 20,000। उसके बाद में यहां पर आ रहा है P&L अकाउंट, ये भी खत्म कर दो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 19,80,000। ये सारे के सारे आपके लॉसेस हैं, इन लॉसेस का टोटल लगाइए। 19,80,000 प्लस 20,000 20 लाख, और प्लस 1,20,000 21,20,000। बीइंग लॉसेस रिटर्न ऑफ, ये सारे के सारे हमारे लॉसेस थे, हमने इनको राइट ऑफ कर दिया। अब हमारे पास कुछ और नहीं बचा, तो अब हम एक एंट्री की जगह छोड़ के अपने पास बनाएंगे रिकंस्ट्रक्शन का अकाउंट, और फिर जो भी एंट्रीज हमने ऊपर बनाई थी उन एंट्रीज को हम यहां पर ट्रांसफर कर देंगे। आइए जी, एक एक करके एंट्री आपने वहां से लेनी है और यहां पे ट्रांसफर करते हुए चलनी है। तो पहले आपने इक्विटी शेयर कैपिटल राइट ऑफ की थी, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 19 लाख। उसके बाद आपने शेयर्स को कंसोलिडेट किया था, उससे कोई फायदा नहीं हुआ था। फिर आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट लिया था 1,20,000, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद डिबेंचर कन्वर्जन में हमें कोई फायदा नुकसान तो हुआ नहीं था। क्रेडिटर्स यहां कन्वर्ट हुए थे, यहां क्रेडिटर्स में हमें फायदा हुआ था 50,000 का, यहां लैंड एंड बिल्डिंग से फायदा हुआ था 50,000 का। तो यहां लिख देते हैं हम लोग बाय ट्रेड क्रेडिटर्स 50,000 और बाय लैंड एंड बिल्डिंग 50,000। और यहां पर हमने जो लॉसेस राइट ऑफ किए थे उसमें थी गुडविल 25,000, उसमें थी हमारी प्लांट एंड मशीनरी 90,000, उसमें था हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000, उसमें थे हमारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 20,000, और P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस था 19,80,000, ओके।
और फिर इसका हम टोटल करके देखेंगे कि ये मैच कर रहा है, डिफरेंस हमारा कैपिटल रिजर्व में जा सकता है। तो 25,000 ये सारा तो सर यहीं से आ जाएगा, 21,20,000, और वो हो गया हमारा 19 लाख, 20 लाख, 21,20,000। इसका मतलब हमारा रिकंस्ट्रक्शन में कोई बैलेंस नहीं बचा। अगर बैलेंस बच जाता तो हम उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते थे। ओके, अब उन्होंने हमसे और क्या मांगा है जरा देखें। उन्होंने कहा जनरल एंट्रीज बना के दिखाओ, बना दी। ओहो, कह रहे भैया नई बैलेंस शीट भी बना के दिखाओ। बनाओ भाई बनाओ। तो यहां लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ निधि लिमिटेड, और इसके साथ लिख देंगे कि ये रिड्यूस की हुई बैलेंस शीट है, और इसकी क्या डेट थी वो ऊपर से हम ले लेंगे, और उसके बाद में हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट के अंदर पहले हम यहां लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे शेयर कैपिटल। अब वर्किंग नोट बनाने जाएंगे तो सर और टाइम लगेगा, तो भाई यहीं पे लिख लेते हैं। तो हमारे पास पहले शेयर्स थे टोटल कितने, 2 लाख शेयर्स थे। 2 लाख शेयर्स उन्होंने कंसोलिडेट करके कर दिए थे 10,000। यहां देखिए 10,000 शेयर्स यहां पर थे 10 रुपए वाले। फिर उसके बाद क्रेडिटर्स को आपने 20,000 शेयर्स और दे दिए थे। ठीक है, तो ये 1 लाख और ये 2 लाख, कितना हो गया 3 लाख। 3 लाख के बाद अच्छा ये एक एंट्री तो सर आपने छोड़ दी, टू मेक पेमेंट टू क्रेडिटर्स ऑप्टिंग फॉर कैश पेमेंट एंड टू ऑक्यूमेंट वर्किंग कैपिटल कंपनी इश्यूज 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो ये एक एंट्री हमने छोड़ दी। अब हम जाके डाल देते हैं, यहां पे आ जाएगा 80,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, 8 लाख। बच्चे कह रहे हैं कि सर हम आपको तभी बोल रहे थे लेकिन आप सुनते कहां हो। तो एक एंट्री हमारी छूट गई थी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, ये 5 लाख रुपए से ये एंट्री हमारी पास होगी। ये लीजिए, ओके, बीच में डाल देना जहां डालनी हो आपको। अच्छा, उसके बाद में सर हमारे पास अब देख लेते हैं कोई लाइबिलिटी हो सकता है बची हुई हो। तो हमारी लाइबिलिटी करंट नॉन करंट लाइबिलिटी 2 तरह की होती हैं। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज में हमारे पास 14% के डिबेंचर्स हैं 5 लाख रुपए के। ठीक है, और कुछ था मेरे ख्याल, तो बाकी सब कुछ हमारा खत्म हो गया, क्रेडिटर्स वगैरह सब खत्म हो गए थे। उसके बाद सर हमारे पास यहां पर आएंगे नॉन करंट एसेट्स। गुडविल हमारी खत्म हो गई थी सर, लैंड एंड बिल्डिंग ये 1,50,000 की थी, इसमें हमने ऐड कर दिया ड्यू टू रिकंस्ट्रक्शन 50,000। ऐसा ही था ना, ये 2 लाख रुपए की थी। अच्छा, मेरी मेमोरी में ऐसा ही आ रहा है, अब गलत हो गया हो तो आप जानना सर, मजाक मत करो। अच्छा, लैंड एंड बिल्डिंग के बाद प्लांट एंड मशीनरी थी हमारे पास। प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास 3 लाख की थी, और हमने इसको राइट ऑफ कर दिया था एज पर स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। पूरा लिखना पड़ेगा, 90,000 राइट ऑफ किया था, और ये आ गई थी 2,10,000 की। उसके बाद हमारे पास बैलेंस शीट में फर्नीचर था, शायद 80,000 का था। हाँ, फर्नीचर 80,000, स्टॉक 270, फर्नीचर 80,000, स्टॉक था 2,70,000। अच्छा सर, इसको हेडिंग तो बनाई नहीं ना आपने, हेडिंग भी तो बनाओ पहले। उसके बाद ये हमारी आ जाएगी यहां पर करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स के अंदर हमारे पास एक तो आएगा स्टॉक 270, उसके बाद हमारे पास थे डेटर्स जो कि थे 60, इसमें से लेस दिखाएंगे प्रोविजन फॉर
डाउटफुल डेट्स 5000, ये हो गया 55,000, और फिर हमारे पास आएगा बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस में हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर था 35,000, क्रेडिटर्स को पे किया था 50,000 और शेयर इशू किए थे 5 लाख के, तो ये हो गया 4,85,000। $8,10,000। और कमाल की बात, ये भी हमारा 13 लाख मैच कर गया। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहां पर कंप्लीट हो गया, और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि नेट इनकम रिपोर्टेड ऑन इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर वाज 1,10,000। ठीक है, डेप्रीसिएशन था 44,000, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज का बैलेंस ये है। अब देखो ध्यान से देखो, ये दिया हुआ है एंड ऑफ द ईयर, ये दिया बिगिनिंग ऑफ द ईयर। कई सारे बच्चे इसमें गलती कर देंगे। कैलकुलेट टोटल कैश फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटीज, तो यहां लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। स्टार्टिंग फिगर हम लोग यहां पे लेंगे सबसे पहले नेट प्रॉफिट 1,10,000, क्योंकि कुछ और हमें दिया नहीं, टैक्स रिजर्व कुछ दिया नहीं, सिर्फ डेप्रीसिएशन दिया हुआ है नॉन कैश एक्सपेंसेस के नाम पर, तो डेप्रीसिएशन को ऐड कर देंगे। इसे नाम देंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 1,54,000। इसमें ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। देखते हैं जी, डिक्रीज कैश छोड़ दो, डेटर्स इंक्रीज हो गए, इन्वेंट्री डिक्रीज हो गई, तो यहां पे लिखेंगे डिक्रीज इन इन्वेंट्री 10,000। फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ये भी डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो यहां लिखेंगे डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस 1,000। उसके बाद अकाउंट्स पेबल ये डिक्रीज हो रहे हैं, तो ये ऐड की आइटम हो गई 11,000, लेस की आइटम होगी इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। इसमें आएगा हमारा इंक्रीज इन डेटर्स 20,000 और डिक्रीज इन अकाउंट्स पेबल 14,000, ये हो गया टोटल 34,000। और फिर इसको टोटल कर लो, ये हो गया 1,54,000 प्लस 11,000 और माइनस 34,000, 1,31,000। इसे लिखेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस 1,31,000, और क्योंकि हमें टैक्सेस पेड की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये हो जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 1,31,000। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। वो कहते हैं कि आपको एक तो निकालनी है करंट रेशियो। सिंपल सा फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स में हमारे पास आएगा बी आर, डेटर्स, स्टॉक और कैश। ये 2,000, ये 8,000, ये 10,000 और ये 6,000, तो ये हो गया 26,000।
करंट लाइबिलिटीज में हमारे पास आएगा क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। 12,000 और 8,800, 20,800, तो 26,000 डिवाइडेड बाय 20,800, 1.25:1 या सिर्फ 1.25 भी आप लिख सकते हो। सेकंड उन्होंने कहा कि आपको फाइंड आउट करनी है नेट प्रॉफिट रेशियो। अब बताओ, इतना आसान है कि बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें ये बुरा लग रहा है कि हम ये आपकी वीडियो देख क्यों रहे हैं। नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। और कमाल की बात है कि सर देखो नेट प्रॉफिट भी निकाल के दिया हुआ है। वो कह रहे हैं कि भाई मार्क्स देने हैं बस बच्चों को। कितना परसेंट आता है ये? 6,000 डिवाइडेड बाय 1,40,000%, ये हो गया 4.2857, तो 285। फिर कह रहे हैं जी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बताओ। अब बताओ, इसका फॉर्मूला होगा ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट भी हमें दिया हुआ है 10,000, नेट सेल्स हमें मालूम है, ये हो गया 7.14%। तो ये हमने आपके लिए बताया कि अकाउंटिंग का पेपर कैसे आपने सॉल्व करना है, कॉपी करना है, समझना है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है ना, समझने में भलाई है। चलिए, तंग करने के लिए क्षमा चाहते हैं। टाटा बाय बाय, सी यू। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना अगर किसी को जरूरत हो तो।